डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और हम मिल रहे हैं हमारे अपने चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी पर। साउथ सिटी पीसीएमबी पर हम कर रहे हैं क्लास 10th और 12th के ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज। 10th आईसीएसई और 12th आईएससी बोर्ड को कर रहे हैं टारगेट। 12th की क्लासेस एनसीईआरटी फॉलो करने वाले बच्चे भी पूरी तरह से फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करेंगे तो आपको मिलेंगे ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज, एग्जॉस्टिव कोर्स कवरेज आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस को लेकर, यानी पढ़ाया हो जाएगा जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में आएगा और उसी पैटर्न पर पढ़ाया जाएगा, वही पैटर्न के क्वेश्चन कराए जाएंगे। हम जेईई के क्वेश्चन कराएं और आपके बोर्ड में कुछ और पैटर्न के क्वेश्चन आए और आप वो ना लगा पाए, मार्क्स फेच ना कर पाए, तो ये प्रॉब्लम की बात है। थ्योरी पे बहुत फोकस करेंगे तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए। हम क्लास 12 की रे ऑप्टिक्स कर रहे हैं। आज रिफ्लेक्शन की कहानी को खत्म करके रिफ्रैक्शन शुरू कर रहे हैं। ठीक है, क्या शुरू कर रहे हैं बेटा? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो अब जो लाइट है वो मिरर से टकराकर रिफ्लेक्ट नहीं होगी, अब वो दो ट्रांसपेरेंट मीडियम के बीच की बाउंड्री से अपने आप को पार कर ले जाएगी। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है, स्नेल्स लॉ क्या होता है, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। देखो बेटा, आपके पास कोई एक मीडियम है, इसको मीडियम 1 बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं बेटा इसे? मीडियम 1। तो हम यहां लिखते हैं मीडियम 1 और यहां देखें तो हम इसे बोल रहे हैं बेटा मीडियम 2। ठीक, अब मीडियम 1 और मीडियम 2 दोनों ही ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ट्रांसपेरेंट। और ये भी कैसा है बेटा? ट्रांसपेरेंट। दोनों अगर ट्रांसपेरेंट मीडियम है, इसका मतलब ये है कि लाइट इस वाले मीडियम में भी ट्रैवल कर सकती है और इस वाले मीडियम में भी ट्रैवल कर सकती है। लाइट को हमने लास्ट टाइम पे सीखा था कि वो एक वेव होती है और वेव में एक रिलेशन होता है जिसे बोलते हैं v इक्वल टू एफ लैम्डा। तो भाई साहब ये v क्या है, f क्या है और लैम्डा क्या है, इसे सीखे। तो v का मतलब होता है स्पीड या वेलोसिटी ऑफ वेव, f का मतलब होता है बेटा किससे? फ्रीक्वेंसी से, और लैम्डा का मतलब होता है बेटा हमारे लिए वेवलेंथ से। तो रिलेशन तो बच्चा ये होता क्या है कि जब वेव लाइट किसी एक मीडियम में दूसरे मीडियम में जाती है, किसी एक मीडियम में और ट्रैवल करके किसी दूसरे मीडियम में चली जाए, तो उससे क्या होता है? उससे होता ये कि ये जो फ्रीक्वेंसी इसमें कोई चेंज नहीं आता, कांस्टेंट, ये नहीं बदलती। पर किसी भी वेव की स्पीड और उसकी वेवलेंथ जैसे ही आप मीडियम चेंज करते हैं ये बदल जाती है, यानी हम यहां लिखते हैं डिपेंड्स ऑन मीडियम। ये जो फैक्टर्स हैं ये किस पर डिपेंड कर रहे हैं बेटा? मीडियम पर डिपेंड कर रहे हैं। अब साहब ये फैक्टर्स मीडियम पर डिपेंड कर रहे हैं, तो हो क्या रहा है कि लाइट एक मीडियम से चलकर आ रही थी और हमें यहां पर मिलता है एक बढ़िया सा इंटरफेस। इंटरफेस का अर्थ आप निकाल कर चलिए बाउंड्री से। एक मीडियम और दूसरा मीडियम जिस जगह से सेपरेट हो रहे हैं वो बाउंड्री इंटरफेस या बाउंड्री कहला रही है। अच्छा, तो इस बाउंड्री पे टकराने के बाद हमारी रे आगे भी आ सकती है और टकराकर वापस भी जा सकती है। होता क्या है कि जब कोई एक रे ऐसे दो ट्रांसपेरेंट मीडियम की बाउंड्री पर आकर टकराती है तो जो रे फॉल कर रही है, इस फॉल करती हुई रे का एक नाम रख दिया जाता है, एंड यू नो द नेम वेरी वेल, दैट इज इंसिडेंट रे। तो इसे इंसिडेंट रे कहते हैं। अब जब रे इस जगह पर फॉल करी तो फॉल करने के बाद आप पाएंगे कि इसकी किस्मत में दो बातें। क्या? कि ये रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी और जो रे बाउंस बैक हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, उसे क्या नाम दे देंगे बेटा? रिफ्लेक्टेड रे। दूसरा ये क्योंकि आगे वाला मीडियम ओपेक नहीं है, पॉलिश नहीं है, ट्रांसपेरेंट है, तो ये रे आगे की तरफ ट्रांसमिट हो जाएगी। इस ट्रांसमिट हो जाने को, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चले जाने को हम नाम देते हैं लाइट के केस में रिफ्रैक्शन। सर ने बचपन में सीखा था कि लाइट की बेंडिंग को रिफ्रैक्शन बोलते हैं। नहीं बेटा, बेंडिंग रिफ्रैक्शन नहीं है। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट चली जाए ये रिफ्रैक्शन है, और जो रे दूसरे मीडियम में आ रही है उसे रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं। हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। नॉर्मल कहां ड्रॉ करते हैं उसे ध्यान दो। नॉर्मल ड्रॉ करने का सिद्धांत है कि जिस बाउंड्री, जिस सरफेस पर इंसिडेंस हो रहा है उस बाउंड्री, उस सरफेस पे हमें क्या ड्रॉ करना है बेटा? नॉर्मल ड्रॉ करना है। अब नॉर्मल का मतलब क्या होता है? सरफेस से परपेंडिकुलर। क्या होता है?
सरफेस से परपेंडिकुलर। अब इस नॉर्मल से अगर इंसिडेंट रे का एंगल नापे तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। आई हैव गिवन इट टू बी θ1। और अगर इस नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे का एंगल नापे इट इज θ1 अगेन, और इसको r बोल देते हैं। r को हम θ1 ही रहने देते हैं, ये i के बराबर होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपस में बराबर होते हैं, ये लास्ट लेक्चर में हमने सीखा है, इसलिए उसको θ1 लिखा है। और इंसिडेंट रे नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच के एंगल को हमने यहां मार्क किया है θ2, और ये वैल्यू बेटा r के बराबर होती है। इसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं। काफी सारी लेबलिंग हो चुकी है, आप इस लेबलिंग को नोट करना चाहें तो लेबलिंग को नोट कर लें, अदरवाइज इस सारी लेबलिंग को मैं इरेज कर देता हूं और आप इस पूरे तमाशे को एक बार साफ निगाहों से देख लीजिए। जिसको भी इसे नोट करना है वो इसे नोट करे एकदम इत्मीनान से, परंतु ये देखें हम इस पोर्शन पर डील करेंगे, हम इसे नहीं पढ़ेंगे, हम इसे पढ़ेंगे कि रिफ्रैक्शन हो रहा है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जा रही है। कैसे जाती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट, वो समझते हैं। तो सबसे पहला टर्म हमारे जीवन में क्या आएगा, वो आएगा रिफ्रैक्शन। क्या आएगा बेटा, रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन लिख लेते हैं, क्या होता है, बहुत ध्यान से देखना बच्चों, जो मैं तुम्हें बोल रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिफ्रैक्शन का मतलब होता है व्हेन लाइट goes from one medium to other, with or without bending। जब भी लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है विथ और विदाउट बेंडिंग, इसका मतलब वो मुड़ भी सकती है और नहीं भी मुड़ सकती है। This transmission is called as refraction। ध्यान दें, ये जो ट्रांसमिशन है ये रिफ्रैक्शन कहला रहा है। मतलब बेंडिंग हो जाए इस बात की क्या गारंटी है, कोई गारंटी नहीं। होती है तो ठीक, नहीं होती तो ठीक। हालांकि ज्यादातर केसेस में बेंडिंग होती है, परपेंडिकुलर इंसिडेंस में नहीं होती, 10th क्लास में पढ़कर भी आए। तो है क्या, समझते हैं। कुछ ऐसा है, ये बाउंड्री, इसके ऊपर बच्चों मीडियम 1, इसके ऊपर बच्चों मीडियम 2। हम जानते हैं अगर मटेरियल अलग अलग है तो लॉजिकली एक इंसिडेंट रे आनी चाहिए। आप इस पे एक इंसिडेंट रे बना दीजिए और इस पे एरो बनाना बहुत जरूरी है ताकि मालूम रहे कि इंसिडेंट रे। अब बात क्या हुई कि भैया इसमें कोई ना कोई स्पीड है, इसमें कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी और कोई ना कोई वेवलेंथ। अब ये रे जब रिफ्रैक्ट होगी तो आगे चली जाएगी। मैंने इसको थोड़ा सा अपने पाथ से डेविएट होते दिखाया है जानबूझकर, क्योंकि ओब्लिक इंसिडेंस है, इसमें बेंडिंग जरूर होती है। तो ये रिफ्रैक्टेड रे आ गई। यहाँ पर इस मीडियम में स्पीड अलग, फ्रीक्वेंसी वही और लैम्डा अलग। ध्यान देने योग्य बात है, अभी पिछले ही पेज पर मैंने आप लोगों को बताया कि स्पीड और वेवलेंथ बदल जाते हैं परंतु फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता। यानी मीडियम बदलने से फ्रीक्वेंसी में कभी कोई चेंज नहीं आता। ये जब भी आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये स्पीड में मीडियम बदलने से चेंज आ रहा है और वेवलेंथ में चेंज आ रहा है। ये स्पीड और वेवलेंथ को बदल जाने को ही हम कहने लग जाते हैं कि रिफ्रैक्शन हो रहा है। और जो बेंडिंग भी हो रही है बेटा वो इसी के कारण से हो रही है, और जितना ज्यादा स्पीड का चेंज आएगा ये बेंडिंग भी उतनी ज्यादा होगी। इस तरह का विचार रखा जाता है। यहां पर एक नॉर्मल बना लेते हैं इस प्रकार से। ये नॉर्मल कहां बनाना है, सरफेस पर बनाना है। तो ये एंगल क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल क्या कहलाएगा, रिफ्रैक्शन का एंगल। क्या बात है, ये डायग्राम बन गया आपका। अच्छा, तो जो रे बेंड हो रही है वो आपको कैसे पता कि बेंड हो रही है? इफ यू लुक एट द इंसिडेंट पाथ, इंसिडेंट पाथ को देखो तो इससे तो आगे बढ़ाने पर ये पाथ मिलता है, तो मतलब हमारी रे को स्ट्रेट लाइन में तो ऐसे डॉट डॉट चल के आना चाहिए था, पर जैसे दूसरे मीडियम में आई इसने अपने पाथ को चेंज कर दिया, ये इतना डेविएट हो गई। एंड यू कॉल दिस एंगल टू बी एंगल ऑफ डेविएशन। क्या नाम बोलते हैं बेटा, एंगल ऑफ डेविएशन।
ये चीज बेटा क्या कहला रही है? एंगल ऑफ डेविएशन कहला रही है। क्या बात है? क्या सीखना है? रिफ्रैक्शन है तो इसके कोई ना कोई नियम होंगे, और क्योंकि रिफ्रैक्शन के नियम होंगे तो रिफ्रैक्शन के नियम पढ़ने भी पड़ेंगे। तो चलो पढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन से। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन से लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में कौन कौन से रिफ्रैक्शन के नियम आएंगे? हम सबसे पहले सीखेंगे फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ है और सेकंड लॉ है। क्या बात है? ध्यान दीजिएगा, इनकी सीक्वेंसिंग भी इंपॉर्टेंट है। बताया नहीं जाता है, किताबें भी नहीं बताती हैं, लेकिन सीक्वेंसिंग बहुत जरूरी है। फर्स्ट लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे and normal lie on the same plane. इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन पर लाई करते हैं। क्या मतलब इस बात का वो समझना। सबसे पहले क्या करोगे? एक सरफेस बनाओगे, इंटरफेस बाउंड्री। यहीं से क्या करोगे? इंसिडेंट रे लेकर आओगे और ऊपर वाले को कहोगे कि ये मीडियम 1 है, और इसे कहोगे कि ये मीडियम 2 है। तुम देख पा रहे होगे कि इसे बढ़ाने पर इंसिडेंट पाथ कहीं यहां मिल रहा है इस तरह से, लेकिन हमारी जो रे है वो बेंड हो जा रही है रिफ्रैक्शन के बाद। कितना बेंड हो रही है, क्यों बेंड हो रही है, उसके लॉजिक्स बाद में सिखाएंगे। फिलहाल यस, तो आप देख रहे हैं कि इस तरह से एक इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल। तो कह रहा है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन में लाई करेंगे। मतलब जो बोर्ड का प्लेन है ना, बोर्ड की सरफेस, अब देखो इंसिडेंट रे भी इसी बोर्ड की सरफेस पे, रिफ्रैक्टेड रे भी इसी बोर्ड की सरफेस पे, नॉर्मल भी इसी बोर्ड की सरफेस पे। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने यहाँ पे नॉर्मल ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया ना, नॉर्मल ऐसा ही होगा। तो बेसिकली फर्स्ट लॉ जो है वो फर्स्ट लॉ आपको समझा रहा है कि नॉर्मल कैसे ड्रॉ करना है। और नॉर्मल कैसे ड्रॉ करना है कि इंसिडेंट, रिफ्रैक्टेड और नॉर्मल एक ही प्लेन में रहें। इससे ये समझ में आता है कि ये जो नॉर्मल है एट बाउंड्री, और बाउंड्री का अर्थ है वो रिफ्रैक्टिंग सरफेस जिस सरफेस के बाद रिफ्रैक्शन हो रहा है, यानी ये वाली सरफेस, इस पर परपेंडिकुलर बनाना है। तो एक बार अगर तुमने ये सिंपल शब्दों में याद कर लिया कि परपेंडिकुलर इस पर बनाना है, तो फर्स्ट लॉ की उसके बाद जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए कभी फर्स्ट लॉ एक्सप्लेन नहीं किया जाता। बट एक्चुअली फर्स्ट लॉ जो है वो नॉर्मल कैसे ड्रॉ किया जाए इसके लिए। अब सेकंड लॉ की बात करते हैं। इस सेकंड लॉ का इज्जत से नाम लिया जाता है, तो इसे कहते हैं हम लोग स्नेल्स लॉ। क्या कहते हैं बेटा? स्नेल्स लॉ। ये स्नेल्स लॉ क्या है? ये बेसिक आइडिया है कि एंगल आई और एंगल आर के बीच रिलेशन एस्टैब्लिश करता है। क्या कहलाता है? ये कहता है साइन ऑफ आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आर। ये जो चीज है ये कांस्टेंट होती है, यानी कि आप साइन आई निकालें, साइन आर निकालें, इनका रेशियो निकालें, और ये रेशियो फिर कभी जीवन में नहीं बदलेगा। कभी नहीं बदलेगा मतलब मरते दम तक सेम रहेगा। दो मटेरियल के लिए वाटर ग्लास इंटरफेस है, ग्लास एयर इंटरफेस है, वाटर एयर इंटरफेस है, केरोसिन वाटर इंटरफेस है, केरोसिन एयर इंटरफेस है। तो एक मीडियम दूसरा मीडियम, अगर मीडियम दो फिक्स कर दिए तो उन दोनों का आपस में ये रेशियो कभी भी चेंज नहीं होगा। ये बात कही जा रही है। अच्छा, इस कांस्टेंट का कुछ नामकरण संस्कार भी है, तो बड़ा इज्जतदार इसका नाम है, और इसका नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या नाम है बेटा इसका? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हम RI शब्द लिखेंगे इसके लिए। स्नेल्स लॉ का एक बड़ा खूबसूरत वर्जन है, मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे स्पीड v1 है और लैम्डा 1 है, फ्रीक्वेंसी f है, क्योंकि वो बदलती नहीं इसलिए मेरे काम की नहीं, तो फ्रीक्वेंसी है, यहाँ स्पीड v2 और यहाँ लैम्डा 2। ध्यान रखना मेरी बात को, 2 वो मीडियम है जहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, और 1 वो मीडियम है जहाँ पर इंसिडेंस हो रहा है।
यानी कि 1 वो मीडियम है जहां से रे आ रही है और 2 वो मीडियम है जहां रे जा रही है। इस कारण से हम लोग हमेशा ये कहते रहेंगे कि 1 वो मीडियम है जहां से रे आ रही है, चाहे वो रेयरर हो चाहे डेंसर। 2 वो मीडियम है जहां रे जा रही है, चाहे वो रेयरर हो या डेंसर, कोई फर्क नहीं पड़ता। डेफिनेशन में जो बोल रहा हूं उसे बदलना नहीं है। 1 जहां इंसिडेंस हो रहा है, 2 जहां रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो इस स्नेल्स लॉ को जरा खोल कर लिखा जाए तो इस स्नेल्स लॉ साइन ऑफ i डिवाइडेड बाय साइन ऑफ r की जो वैल्यू है इसे हम लोग लिखते हैं बेटा कांस्टेंट, और ये जो कांस्टेंट वैल्यू है इसे लिखा जाता है n21, इसे लिखा जाता है n2 डिवाइडेड बाय n1, इसे लिखा जाता है v1 डिवाइडेड बाय v2, इसे लिखा जाता है λ1 डिवाइडेड बाय λ2। These are the different formulas for the same thing। एक ही चीज के कई फॉर्मूलाज हैं, आप उन्हें याद कर लीजिए। जब आप ये चीज याद कर लेंगे तो किसी भी तरह का आपके पास सवाल आएगा, चाहे n21 से आए, चाहे n2/n1 से आए, चाहे v1/v2 से आए, चाहे λ1/λ2 से आए, सब एक ही बात होगी, आप लगा लेंगे। फिलहाल आप इस बात पे कंफ्यूज हो सकते हैं, इतना सब कुछ लिख दिया, ये क्या है, इनके मीनिंग भी पता होने चाहिए। तो बेसिक आइडिया हमें 10th क्लास से है, तो इसलिए डरे नहीं, इत्मीनान से देखें। जैसे जैसे डेफिनेशन क्लियर होती जाएंगी ये चीजें बहुत छोटी हो जाएंगी। n21 का मतलब है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में, यानी sin i अपॉन sin r से जो चीज तुम निकाल रहे हो वो ये निकाल रहे हो। यानी sin i बाई sin r बेसिकली तुम्हें क्या प्रोवाइड कर रहा है, सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट के रिस्पेक्ट में। इसका अर्थ ये है कि सेकेंड मीडियम वो था जहां रे जा रही थी, यानी जहां रे जाती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, जहां से रे आती है उसके रिस्पेक्ट में। अच्छा, n2 कौन है, तो हम कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू, हमारे कोर्स में एयर या वैक्यूम को एक ही लिया जाता है, इसलिए एयर या वैक्यूम। अब n1 को देखें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू एयर या वैक्यूम, यानी कि इस 2/1 को सेकंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट के रिस्पेक्ट को लिखा जा सकता है, सेकंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय फर्स्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हम इसे प्रूव करेंगे। और इसी चीज को और कैसे लिख सकते हो, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है न्यूटन साहब सजेस्ट करते हैं कि ये दोनों मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो है, और ये स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो है तो वेवलेंथ का भी रेशियो है। अच्छा, यानी अगर स्पीड में चेंज ज्यादा आया तो ये फैक्टर बड़ा आएगा, ये फैक्टर बड़ा आएगा, हम कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा आ रहा है। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा बेंडिंग भी उतनी ज्यादा होगी, तो हम कहेंगे tan v1 अपॉन v2 ठीक बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा भाई साहब ये बेंडिंग भी उतनी ज्यादा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप इस बात को समझें कि बेंडिंग और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपस में रिलेटेड है। यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो डिसाइड कर रहा है कि I और R का रिश्ता क्या होगा। मैं आपसे एक छोटी सी बात कहता हूँ, जरा इस वाले पार्ट और इस वाले पार्ट को जरा समझना, बड़े ध्यान से देखना, बड़ी सिंपल सी चीज कह रहा है sin I अपॉन sin R इक्वल टू n2 अपॉन n1, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, n1 sin I इक्वल टू n2 sin R। और ये वो रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस हैं n1 और n2 जो कि वैक्यूम या एयर के रिस्पेक्ट में लिए गए हैं, ठीक है ना। ये जो फॉर्म लिख दिया मैंने तुम्हारे लिए, इससे आप स्नेल्स लॉ का बेस्ट फॉर्म समझने की कोशिश करें तो ज्यादा अच्छा है। आप माने कि ये बेस्ट फॉर्म है, स्नेल्स लॉ का सबसे अच्छा फॉर्म है, क्या बात। अच्छा, आगे चलते हैं, कुछ छोटी छोटी बातें करते हैं। देखना, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसके घर में दो तरह के बच्चे हैं। कैसे, एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होते हैं समझना, बिल्कुल सरल सरल आसान आसान। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम
और कई बार इसे एयर भी लिखा जाएगा तो वही मानेंगे। और ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू अदर मीडियम। किसी वैक्यूम के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो तो हम कहेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अगर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो तो किसी और मीडियम के रिलेशन में, मतलब वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला एयर के रिस्पेक्ट में या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में, एब्सोल्यूट है। अगर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला वाटर के रिस्पेक्ट में तो ये कहलाएगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अरे क्या बात है, इसी को हम लिख रहे थे n1, इसी को हम लिख रहे थे n2 और इसको हम लिख रहे थे n21। समझे मेरी बात? ये अगर ये ना कहा जाए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटिव है या एब्सोल्यूट है तो हमें हमेशा मानना चाहिए जब बिना बताए सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेगा इसका मतलब वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट की बात कर रहा है। इफ आई टेल यू कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कुछ यूनिट्स होती हैं तो आप खुश हो जाएंगे। आप देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो भी है sin i by sin r कांस्टेंट, दिस कांस्टेंट इज नथिंग बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दिस इज v1 by v2। ऊपर v1 की अगर स्पीड यूनिट देखें मीटर पर सेकंड, इसको भी देखें तो अगेन मीटर पर सेकंड, पर दोनों की दोनों यूनिट्स कट जाएंगी तो हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसे अगर आप देखोगे तो ये चीज यूनिट लेस आएगी। तो आपके लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो एक्चुअली यूनिट लेस है। तो बहुत ही बढ़िया बात है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूनिट लेस आ रहा है। टन 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 टन। अब इसके बाद एक चीज आती है जिसे बोलते हैं रिलेशन बिटवीन रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेशन किसमें निकालना है? एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस में। अच्छा, रिलेटिव क्या है समझना। रिलेटिव है n21। n21 को कैसे लिखोगे? v1 अपॉन v2 लिखेंगे सर। कहाँ सीखा? अभी स्नेल्स लॉ में सीखा। जहां से आ रही है उसकी स्पीड ऊपर, जहां जा रही है उसकी स्पीड नीचे, कोई दिक्कत की बात नहीं। n21 देखो, हमने v1 अपॉन v2 लिखा, मल्टीप्लाई कराया बेटा इसको c अपॉन c से। ये c क्या है? ये c है मेरे बच्चे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। v1 अपॉन v2 इंटू c अपॉन c। इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं, हम इसको c अपॉन v2 रहने देते हैं, ये वाला c इसके भी नीचे ले जाते हैं और v1 सब पे नीचे ले जाते हैं। इफ यू कैन क्रॉस चेक तो इससे क्रॉस चेक कर लीजिए, 2 को 3 से और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करके अगेन वहीं पहुंचेंगे जहां से हम आए हैं। और क्योंकि वहीं पहुंचेंगे इसलिए पहुंचने की जरूरत नहीं है, जो हमने किया है वो करेक्ट है। तो आपके लिए n21 एक्चुअली बन क्या जाएगा? बनेगा c अपॉन v2 और c अपॉन v1। मैं अलग अलग बातें कर रहा हूं, जरा इससे पूछो तुम कौन? ऐसा लिखा है जैसे कि c ऊपर है और v2 नीचे, मतलब एयर में लाइट की स्पीड ऊपर है और v2 मतलब 2 मीडियम में लाइट की स्पीड नीचे है। जहां से लाइट आती है उसकी स्पीड ऊपर रखते हैं और जहां लाइट जाती है उसकी स्पीड नीचे रखते हैं। यानी ये तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा हुआ है सेकंड मीडियम का वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। ठीक उसी प्रकार से जैसे ऊपर लॉजिक लगाया वैसे यहां लगा, ऊपर लिखा है c, नीचे लिखा है v1, यानी वैक्यूम वाली स्पीड ऊपर है और फर्स्ट मीडियम की स्पीड नीचे है। तो इसका मतलब जो रेशियो है ये बता रहा है कि फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, परंतु ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्योंकि ऊपर एयर वाली या वैक्यूम वाली स्पीड रखी है तो हम मान रहे हैं एयर की रिस्पेक्ट में ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो फिर क्या लिख दिया जाए? हम लिख देते हैं n21 इक्वल टू n2 अपॉन n1। मैंने कहा था जो हम स्नेल्स लॉ में लिखते जा रहे हैं उन्हें प्रूव जरूर करेंगे, तो हमने इसे प्रूव भी कर दिया। ये कहलाता है रिलेशन बिटवीन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी अगर मैं तुमसे ये कह देता कि n12 निकाल कर दिखाओ तो तुम कहते कि n1 ऊपर और n2 नीचे। सिमिलरली जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा गया वो ऊपर और जिसके रिस्पेक्ट में पूछा गया वो नीचे। ये है कहानी रिलेटिव और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रिलेशन की। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट और है जो हमें जानना चाहिए, एंड दैट इज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। क्या है बेटा? प्रिंसिपल रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट ये है हमारा।
क्या है कॉन्सेप्ट वो आपको बताते हैं, ध्यान से सुनना। हम कह रहे हैं कि हमारे पास एक बढ़िया सा मीडियम, ये इंटरफेस बनाया हमने, बाउंड्री बनाई, ऊपर हमारे लिए कोई एक मीडियम है जिसे मीडियम 1 बोल रहे हैं और नीचे किसी को मीडियम 2 बोल रहे हैं। यहाँ V1 है, यहाँ स्पीड V2 है। तो लॉजिकली हम क्या कर रहे हैं, एक रे फॉल करा रहे हैं। आप सब इस बात को जानेंगे कि V1 को अगर मैं V2 से ज्यादा बोल दूं तो इसका मतलब ये है कि मीडियम 1 जो है वो बन चुका है रेयर और मीडियम 2 जो है वो बन चुका है डेंसर। मेरे हिसाब से इसे बोलने की आवश्यकता नहीं है, आप 8th क्लास में ये जान जाते हैं। ठीक, तो जो चीज 8th क्लास से जानते आ रहे हैं उसको स्पेसिफिकली बोलने की जरूरत नहीं, पर फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ कि कहानी ये है कि जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है उस मीडियम को रेयरर बोलते हैं और जहां स्पीड ऑफ लाइट कम होती है उसे डेंसर बोलते हैं। जब भी लाइट रेयरर से डेंसर जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ेगी, जब लाइट डेंसर से रेयरर आएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल मुड़ेगी। फिलहाल मैंने फर्स्ट मीडियम को रेयरर माना है, सेकंड को डेंसर माना है, तो चाहते न चाहते कुछ भी करते आप पाओगे कि रे टुवर्ड्स द नॉर्मल ही बेंड होने वाली है। इस तरह से हम इस रे को थोड़ा इसके पाथ से मोड़ देते हैं और मोड़कर टुवर्ड्स द नॉर्मल ले जाते हैं। तो वी ब्रिंग दिस रे हियर, और रॉड तो नहीं गई, रे हो गई है। ये जो चीज है इसे हम आई बोल रहे हैं और ये जो है इसे हम आर बोल रहे हैं। ठीक है मेरी बात। रिवर्सिबिलिटी क्या कहती है, रिवर्सिबिलिटी कहती है कि यहाँ पर एक प्लेन मिरर लगा दो और प्लेन मिरर को साफ परपेंडिकुलर लगा दो, तो परपेंडिकुलर वाला जो मिरर है ये इसे अपने ही पाथ पर वापस भेज देगा। हम जानते हैं ना कि 0 डिग्री का इंसिडेंस होता है तो 0 डिग्री का रिफ्लेक्शन होता है, अपने ही पाथ पे रे वापस चली जाती है। तो ये वापस तो चली जाएगी लेकिन इस पॉइंट पर इसका रिफ्रैक्शन होना है। पहले अगर इस पाथ से आके ये पाथ चूज किया था तो जब रे वापस रिफ्रैक्ट होकर जाएगी तो क्या ये अपने इस पाथ को ही रिट्रेस कर पाएगी? तो जवाब है हाँ। लाइट के पास इतनी समझ होती है कि वो जिस पाथ से आई है उसी पाथ पर वापस चली जाएगी। ये कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट गई और दूसरे मीडियम में अगर लाइट को हम वापस भेज दें तो वो अपने पाथ को सिलेक्टिवली याद करके पुराने ही पाथ में रिफ्रैक्ट हो जाएगी। अच्छा, इसको समझने और प्रूफ करने का एक सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूं। देखिएगा, माना गया कि लाइट ऐसे आई और इस तरह से मुड़ गई, फिर यहां पे हमारे पास कोई नॉर्मल भी था, वी आर ड्रॉन अ नॉर्मल, नॉर्मल बना लिया हमने। इस नॉर्मल को देखो बेटा, तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे ये आई एंगल है और ऐसा लगेगा जैसे ये आर एंगल है। ये इंसिडेंट से और ये ऐसे आई पे आर मिला। अब मैं क्या कह रहा हूं कि अगर मैंने इस वाले मीडियम से रे को वापस भेज दिया था तो पहले इंसिडेंस हो रहा था, यहां रिफ्रैक्शन हो रहा था, और जब तुमने रे को वापस भेजा तो ये इंसिडेंस है और वहां जाके रिफ्रैक्शन होगा। अगर अपने ही पाथ को रे रिट्रेस कर सकती है सच में, तो इसका अर्थ ये होगा कि अगर मैं सेकंड मीडियम से रे को भेजूं, यहां से देखना, और सेकंड मीडियम से रे को ऐसे, ठीक, यहां से भेजा जाए सेकंड मीडियम से, तो ये रे अपने पाथ को फर्स्ट मीडियम में रिट्रेस करनी चाहिए। अगर करती है तो जिंदाबाद, और नहीं करती तो ये प्रॉब्लम की बात है। तो हम यहां पे एक नॉर्मल बना लेते हैं। कहने का अर्थ ये होगा इस तरह से, अगर मैंने यहां पर किसी आर एंगल पर इंसिडेंस कराया, देखा यहां से ये इंसिडेंस हो रहा है, इसलिए एंगल हम भले ही आर के बराबर रख रहे हैं क्योंकि हमें इस बार इसी एंगल पर इंसिडेंस कराना था। तो जो पहली बार का रिफ्रैक्शन का एंगल था वो वापसी के लिए इंसिडेंस का एंगल बन गया, तो इस बार हमने इंसिडेंस का एंगल बनाया। तो लॉजिकली यहां पर हमारे लिए कुछ ना कुछ एंगल बनना चाहिए, हमने इसे अल्फा माना। अगर ये एंश्योर हो जाए कि अल्फा आई के बराबर है तो इसका मतलब ये है कि जब आई पे आती है तो आर पे जाती है, और जब आर पे आएगी तो आई पे जाएगी। इसका मतलब पाथ रिट्रेस हो जाएगा। पूरी कहानी में प्रूफ करने के लिए ये बचा कि हम अल्फा को आई के बराबर प्रूफ करते हैं। अगर अल्फा को आई के बराबर प्रूफ कर देंगे तो हम ये प्रूफ कर पाएंगे कि हाँ रिवर्सिबिलिटी होल्ड होती है। सेकंड मीडियम में लाइट को रिट्रेस कराओ तो फर्स्ट मीडियम में भी रिट्रेस हो जाएगी। मान लो कि ये मीडियम 1 है
और यहाँ पे जो स्पीड है वो 1 है, और यहाँ मीडियम 2 है, तो यहाँ स्पीड भी v2 है। इसी प्रकार से मीडियम 1 था तो यहाँ स्पीड v1 थी और यहाँ स्पीड v2 थी। इस बार अगर मैं लिखता हूँ बेटा साइन i डिवाइडेड बाय साइन r, इंसिडेंस का एंगल ऊपर, रिफ्रैक्शन का नीचे, तो मेरे लिए आंसर आएगा v1/v2। अब यहां देखो बहुत ध्यान से, तो हो क्या रहा है, इस बार इंसिडेंस का एंगल जो है वो r बन गया है, और रिफ्रैक्शन का एंगल जो है वो यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है तो बन गया है अल्फा। और कहां से आ रही है, सेकंड मीडियम से v2 ऊपर, कहां जा रही है, ये फर्स्ट मीडियम में v1 नीचे, जहां से आती है उसकी स्पीड ऊपर, जहां जाती है उसकी स्पीड नीचे, जहां से आती है उसकी स्पीड ऊपर, जहां जाती है उसकी स्पीड नीचे, ये करना होता है। इसको उल्टा करके लिख लो। उल्टा करके लिखोगे तो क्या लिखोगे, साइन अल्फा अपॉन साइन आर, और ये वैल्यू क्या बन गई बेटा, v1/v2 की। अरे सर इस वाली इक्वेशन को सेकंड बोलो और इस वाली इक्वेशन को फर्स्ट बोलो, तो आपको दिखाई दे रहा है राइट हैंड साइड दोनों इक्वेशन में बराबर है, तो इसका अर्थ ये होता है कि साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर ये बराबर हो जाएगा इसके, और ये कौन है बेटा, साइन अल्फा अपॉन साइन आर। साइन आर से साइन आर कट गया तो लॉजिकली साइन अल्फा बराबर साइन आई आ गया। और तुम जानते हो इसमें वो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस नहीं लेने पाई के मल्टीपल्स में, तो लॉजिकली आई की वैल्यू किसके बराबर प्रूव हो गई बेटा, आर के बराबर प्रूव हो गई। यहां से सिद्ध होता है कि आई और अल्फा, सॉरी साइन आई बराबर साइन आर लिख दिया, ये हो गया साइन आई इक्वल टू साइन अल्फा। वो मेरी गलती थी थोड़ी सी कि मैंने आर लिख दिया अल्फा की जगह, आई बराबर अल्फा, और आई बराबर अल्फा प्रूव होने से क्या हो गया, ये प्रूव हो गया कि रिवर्सिबिलिटी होल्ड होती है। इससे छोटी सी इक्वेशन है मैं लिख देता हूं कि अगर ये लिखा जा रहा है n21 तो इसको इस तरह लिखा जा सकता है n12, मतलब सेकेंड मीडियम का फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है उसका रेसिप्रोकल कर दो तो वो फर्स्ट मीडियम का सेकेंड मीडियम के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। जैसे एग्जांपल बताता हूं, और छोटी सी बात देखना कि अगर कहा जा रहा है कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 4/3 है और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 3/2 है। ये सब एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में है। मैं आपसे कह रहा हूं ग्लास का वाटर के रिस्पेक्ट में बताओ, तो रिलेटिव और एब्सोल्यूट वाला फॉर्मूला लगाओ, तो इसको लिखोगे Ng/Nw, तो हम लिखेंगे बेटा 3/2 होल डिवाइडेड बाय 4/3, यानी आंसर आएगा 9/8। कोई बच्चा तुमसे कह दे Nw विद रिस्पेक्ट टू वाटर बताओ, तो चाहो तो यही कॉन्सेप्ट लगा लो और चाहो तो इसे उल्टा करके लिख लो, एंड दैट इज 8/9। तो चाहो रिवर्सिबिलिटी लगा के निकाल लो और चाहो तो रिलेटिव और एब्सोल्यूट का रिश्ता निकाल के निकाल लो। तो ये रहा हमारा रिलेशन बिटवीन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और छोटा सा प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट किताबों में ये लिखकर छोड़ देते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं समझाते तो बच्चों को समझ नहीं आता रिवर्सिबिलिटी क्या है। आज के लेक्चर में हमने पढ़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, उसकी यूनिट्स क्या होती हैं, कुछ बेसिक उसके आइडियाज जाने कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या करता है, दूसरा लाइट की बेंडिंग कैसे होती है सीखी, रिफ्रैक्शन का लॉ स्नेल्स लॉ सीखा, कई सारे फॉर्म्स हैं उसके वो सीखे। अगले टर्म पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और स्लैब पढ़ेंगे और शिफ्ट पढ़ेंगे। फिलहाल आज के लेक्चर को यहाँ रोकते हैं। होप कि आपने बहुत सारा एंजॉय किया लेक्चर को। बहुत फास्ट फॉरवर्ड लेक्चर है, मतलब कहीं भी कोई बकवास नहीं, सीधा पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। सुनते जाइए, सीखते जाइए, सुनते जाइए, सीखते जाइए, और हम पूरे साल आपके साथ इसी तरह जुड़े रहेंगे। ऑप्टिक्स से काम शुरू किया है, आपका कोर्स छूटेगा नहीं, जो हम पढ़ाएंगे पेपर में वही आएगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। साउथ सिटी पीसीएमबी को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करते रहिए। अगले लेक्चर में मिलेंगे। टिल देन थैंक यू।